हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं क्लास 11 के अल्टरनेटिव इंग्लिश के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सकें। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हाँ, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ दोस्तों, मैंने सभी चैप्टर्स के प्रश्नों के उत्तर भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। When autumn came, this is the way that autumn came to the trees. ये पंक्ति ये बताती है कि पतझड़ का आगमन कैसे हुआ। यहाँ आया शब्द का प्रयोग ये दिखाने के लिए किया गया है कि जैसे कोई अतिथि आता है वैसे ही पतझड़ भी आया, लेकिन इसके आने से एक सुंदर दृश्य नहीं बल्कि एक उदासी और वीरानी छा गई। It stripped them down to the skin. यहाँ stripped शब्द का अर्थ है उतार देना या छीन लेना, टू रिमूव और टेक अवे। कवि कह रहे हैं कि पतझड़ ने पेड़ों को उनकी त्वचा, छाल तक नग्न कर दिया, अर्थात उनके सारे पत्ते झाड़ दिए। पेड़ बिल्कुल खाली और सूने हो गए, जैसे उनकी सुंदरता छिन गई हो। लेफ्ट देयर एबनी बॉडीज नेकेड। एबनी का अर्थ है गहरे काले रंग की लकड़ी, डार्क ब्लैक वुड। यहाँ कवि पेड़ों के तनों को एबनी बॉडीज कहकर उनकी गहरी काली शाखाओं और तनों को दर्शा रहे हैं, जो पत्तों के बिना नग्न और अकेले खड़े हैं। ये दृश्य उदासी और वीरानी को व्यक्त करता है। It shook out their hearts, the yellow leaves. यहाँ कवि ने पत्तों को पेड़ों के दिल के रूप में प्रस्तुत किया है। Shook out का अर्थ है झाड़ देना, to shake off. पतझड़ ने पेड़ों के पीले पत्तों को इस प्रकार गिरा दिया जैसे उनके दिलों को ही छीन लिया हो। ये बहुत ही मार्मिक कल्पना है जो ये बताती है कि पतझड़ ने पेड़ों से उनकी जीवनदायिनी शक्ति को ही छीन लिया। Scatter them over the ground. पतझड़ ने उन पीले पत्तों को जमीन पर चारों ओर बिखेर दिया। ये दृश्य एक तरह की उदासी और पराजय का भाव पैदा करता है, जैसे पेड़ों की सारी आशाएं और खुशियां बिखर गई हों। Anyone could trample them out of shape. Trample का अर्थ है पैरों से कुचलना, to crush underfoot. यहाँ कवि बताते हैं कि जमीन पर गिरे हुए पत्ते अब इतने बेबस हैं कि कोई भी उन पर चलकर उन्हें कुचल सकता है, उनकी सुंदरता और आकार को बिगाड़ सकता है। Undisturbed by single moan of protest. यहाँ moan का अर्थ है कराह, a low, mournful sound, और protest का मतलब है विरोध, ऑब्जेक्शन और कंप्लेंट। कवि कह रहे हैं कि जब पत्तों को कुचला जा रहा था तब उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वे कोई आवाज उठा सके या विरोध कर सके। ये उनकी पूर्ण बेबसी और लाचारी को दर्शाता है। द बर्ड्स दैट हेरल्ड ड्रीम्स। वे पक्षी जो सपनों की घोषणा करते थे। यहाँ हेरल्ड का अर्थ है घोषणा करना या सूचना देना, टू अनाउंस और सिग्नल। कवि उन पक्षियों की बात कर रहे हैं जो अपने मधुर गीतों से सौंदर्य, आशा और सपनों का संदेश लाते थे। ये पक्षी जीवन में खुशियां और प्रेरणा लाते थे। जैसे सुबह की चहचहाट हमें नए दिन की उम्मीद देती है। वर एक्साइल्ड फ्रॉम देयर सॉन्ग। उन्हें उनके गीतों से निर्वासित कर दिया गया। एक्साइल्ड का अर्थ है निर्वासित कर देना, टू बैनिश और एक्सपेल। यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि पतझड़ के आगमन ने
इन पक्षियों को उनके गीतों से अलग कर दिया। इसका मतलब है कि वातावरण इतना सूना और उदास हो गया कि पक्षियों की चहचहाहट भी थम गई, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। यह दृश्य उदासी और मौन को दर्शाता है, क्योंकि गीतों के बिना पक्षी भी जैसे निराश्रय हो गए हैं। Each voice torn out of its throat, प्रत्येक आवाज को उनके गले से नोच लिया गया। टॉर्न आउट का अर्थ है बलपूर्वक निकाल लेना, टू रिप आउट फोर्सफुली। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कल्पना है जो ये दर्शाती है कि उनके गीतों को इतनी बर्बरता से चुप करा दिया गया जैसे उनकी आवाजों को उनके गले से छीन लिया गया हो। ये केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मिक कष्ट को भी दर्शाता है, जैसे उनकी पहचान ही मिटा दी गई हो। They dropped into the dust, वे धूल में गिर गए। यहां dropped का अर्थ है गिर जाना, to fall और collapse। कवि कह रहे हैं कि इन पक्षियों की जीवन ऊर्जा और उत्साह समाप्त हो गया और वे धूल में गिरकर मृत प्राय हो गए। डस्ट शब्द का प्रयोग यहां न केवल धरती की धूल को दर्शाता है, बल्कि विनाश और पराजय का प्रतीक भी है। यह दिखाता है कि उनकी उड़ान की शक्ति और गीतों की मधुरता सब नष्ट हो गई है। Even before the hunter strung his bow, यहां तक कि शिकारी ने अपना धनुष चढ़ाया भी नहीं था। Strung his bow का मतलब है धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना, to prepare the bow for shooting। कवि बहुत ही मार्मिक रूप से ये कह रहे हैं कि ये पक्षी इतने असहाय हो गए थे कि वे बिना किसी शिकार किए ही मर गए। यहाँ हंटर को प्रत्यक्ष रूप से शिकारी बताया गया है, लेकिन ये उन कठोर परिस्थितियों का प्रतीक भी है जो जीवन की सुंदरता को समाप्त कर देती है। इसका अर्थ ये है कि पतझड़ के निर्मम प्रभाव ने ही उन्हें खत्म कर दिया। किसी बाहरी आघात की आवश्यकता नहीं पड़ी। ओ गॉड ऑफ मे हैव मर्सी, ओ मई के देवता कृपा करें। यहाँ गॉड ऑफ मे से तात्पर्य वसंत ऋतु के देवता से है, जो जीवन, हरियाली और पुनर्जन्म का प्रतीक है। में माह को वसंत के आगमन और प्रकृति के पुनर्जीवन का समय माना जाता है, जब पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं और जीवन में ताजगी आ जाती है। कवि पतझड़ के बाद की वीरानी और उदासी को देखकर वसंत के देवता से दया की याचना कर रहे हैं, ताकि मृत प्राय पेड़ पौधों में फिर से जान आ सके। ब्लेस दीज विदर्ड बॉडीज, इन मुरझाए हुए शरीरों को आशीर्वाद दे। विदर्ड का अर्थ है मुरझाए हुए या सूखे हुए। कवि यहाँ उन पेड़ों और पौधों की बात कर रहे हैं जो पतझड़ के कारण अपनी हरियाली और जीवन खो चुके हैं। बॉडीज शब्द का प्रयोग करके कवि ने पेड़ों को मानवीय रूप दिया है, मानो वे जीवित प्राणी हों जिनकी आत्मा और जीवन शक्ति समाप्त हो गई हो। कवि वसंत के देवता से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इन सूखे और मुरझाए हुए पेड़ों को पुनः जीवन दान दे। विद द पैशन ऑफ योर रिसरेक्शन, अपने पुनर्जन्म के जोश के साथ। पैशन का अर्थ है जोश या प्रबल भावना, इंटेंस इमोशन। रिसरेक्शन का मतलब है पुनर्जीवन या पुनः उत्थान, रीबर्थ और रिवाइवल। यहाँ कवि वसंत को पुनर्जन्म की शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जो मृत प्राय प्रकृति में फिर से जीवन का संचार करता है। कवि चाहते हैं कि वसंत की वही शक्ति और जोश इन मुरझाए पेड़ों में भी प्राण फूके, जिससे वे फिर से हरे भरे हो सके। मेक दैट डेड वेन्स फ्लो विद ब्लड अगेन, उनकी मृत नसों में फिर से रक्त बहा दे। डेड वेन्स का अर्थ है सूखी टहनियां और शाखाएं जिनमें जीवन का संचार समाप्त हो गया है। कवि इन्हें मानवीय नसों की तरह देख रहे हैं, जिनमें रक्त के स्थान पर जीवनदायिनी रस सैप बहता है। यहाँ ब्लड का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया गया है, जो जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। कवि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वसंत फिर से इन सूखी शाखाओं में रस का प्रवाह करे, जिससे वे जीवंत हो जाएं और नए पत्ते उगे। गिव सम ट्री द गिफ्ट ऑफ ग्रीन अगेन, किसी एक पेड़ को फिर से हरियाली का उपहार दे। यहाँ गिफ्ट ऑफ ग्रीन का मतलब है हरियाली और जीवन का उपहार, गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड ग्रीनरी। कवि ये नहीं कहते कि सभी पेड़ों को हरा भरा कर दे, बल्कि वे केवल
कुछ पेड़ों की कामना करते हैं। ये विनम्र प्रार्थना कवि की आशा और विश्वास को दर्शाती है कि भले ही पूरा जंगल हरा न हो, लेकिन यदि कुछ पेड़ भी फिर से जीवित हो जाए तो जीवन में नई उम्मीद आ जाएगी। ये जीवन में छोटी छोटी खुशियों और आशाओं को संजोने का प्रतीक है। लेट वन बर्ड सिंग, कम से कम एक पक्षी को गाने दे। कवि की ये प्रार्थना अत्यंत मार्मिक और गहन है। वे चाहते हैं कि पतझड़ की उदासी के बाद कम से कम एक पक्षी तो चहचहाए, जिससे मौन और वीरानी टूटे और जीवन में संगीत और आनंद का संचार हो। वन बर्ड यहां आशा और जीवन की वापसी का प्रतीक है। ये पंक्ति ये भी दर्शाती है कि जीवन में सकारात्मकता और सौंदर्य की वापसी के लिए बस एक छोटी सी किरण ही पर्याप्त है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।